भारत के इतिहास में सबसे नृशंस आतंकवादी हमलों में से एक 20 साल पहले भारत के संसद भवन पर आतंकवादी हमला और उसके बाद लॉन्च हुआ ऑपरेशन पराक्रम। भारत शक्ति के डिफेंस मंत्रा में नितिन गोखले के साथ इन्हीं बातों पर चर्चा। नितिन, स्वागत है आपका डिफेंस मंत्रा में। धन्यवाद। नितिन, मुझे याद है 13 दिसंबर 2001 LK आडवाणी नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की एक किताब लॉन्च कर रहे थे, तो मैं नॉर्थ ब्लॉक गई और सुबह सुबह 9 साढ़े 9 बजे की ये बात है। मैंने वो शूट किया, आडवाणी जी का इंटरव्यू किया। मैं बहुत खुश थी कि आज कोई और असाइनमेंट नहीं है। और जैसे ही वहां से हम आए और मुड़े और तालकटोरा रोड की तरफ गए जहाँ पे मेरा ऑफिस था, एक फोन आया कि ऐसा ऐसा हुआ है, हमला हुआ है, संसद पे हमला हुआ और बहुत बड़ा शौक था पूरे देश के लिए, पूरे दुनिया के लिए। बिल्कुल कि भारतीय संसद पर हमला हुआ और आतंकवादी जो जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा के थे जी, उन्होंने कोई एक सरकारी गाड़ी जैसे एम्बेसडर का इस्तेमाल किया, सफेद एम्बेसडर का, और कुछ फेक स्टिकर्स लगाए थे पार्लियामेंट सिक्योरिटी के और दिल्ली पुलिस के जी। उसके तहत वो अंदर घुस गए। पर लकीली जो पार्लियामेंट का सिक्योरिटी स्टाफ था वो अलर्ट था, उसने तुरंत उनको रोका, उनसे मुकाबला किया और उन्हें पार्लियामेंट के मेन हॉल में या सेंट्रल हॉल में घुसने से रोक दिया, प्रिवेंट कर दिया। नहीं तो क्या हो जाता है इसकी कल्पना भी कोई नहीं कर सकता, क्योंकि उस समय भारत के उप प्रधानमंत्री LK आडवाणी, कई सारे मंत्री, कई सारे सांसद, MPs सब वहीं पे थे। हालांकि सेशन शायद एडजर्न हो गया था पार्लियामेंट का, तो वो नहीं हुआ। तो कुल 12 लोग उसमें मारे गए, 7 सिक्योरिटी वाले और पार्लियामेंट के स्टाफ और 5 आतंकवादी जो सुसाइड मिशन पे थे वो मारे गए। पर ये एक तो बहुत ब्रेजन, डायरेक्ट, आउटरेजियस अटैक था, पर उससे ज्यादा उसके बाद जो हुआ वो ज्यादा इंटरेस्टिंग है। बिल्कुल, उसी पे हम बात करेंगे। इनफैक्ट उस घटना, मैं यंग रिपोर्टर थी तभी करियर की शुरुआत में, और उसके बाद उस समय बीटा टेप्स थे, तो मैं जल्दी से जाके बीटा टेप्स नए लिए ऑफिस में और फिर मैं भागी RML हॉस्पिटल। और मेरे बॉस जिनके पास PIB था, मेरे पास ऑब्वियसली PIB कार्ड नहीं था, वो भागे पार्लियामेंट। तो उसके बाद जब इंजर्ड को लाया जा रहा था और उसके बाद अभी भी ये चीजें भूलने वाली बिल्कुल नहीं है। बहुत ही दहशत फैल गई थी बिल्कुल कि कैसे हो सकता है और कितनी आसानी से हुआ, एग्जैक्टली, और क्या हो जाता। तो वो जाहिर था कि सरकार को कुछ कदम उठाने थे, और ऐसे कदम जिससे एक संदेश जाता लोगों को कि भारत इसके बारे में सीरियस है और एक एक्शन लेगा। और पाकिस्तान के खिलाफ तुरंत पाकिस्तान के खिलाफ उंगली उठाई गई कि आपने इनको पनाह दी, इनको पनपाया, उनको सपोर्ट किया। तो स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म पाकिस्तान की पॉलिसी रही है हमेशा। तो विद इन अ वीक, 7-8 दिन के अंदर अंदर कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी ने ऑर्डर किया भारतीय तीनों सेनाओं को कि आप मोबिलाइज होंगे पूरी तरह से ऑपरेशन पराक्रम के तहत। तो करीब करीब 8 लाख सैनिक, नौसैनिक, वायुसैनिक मोबिलाइज हुए और तैनात हुए सीमा पर। बहुत बड़ा एक ऑपरेशन वो लॉन्च किया गया, जहाँ पे 1971 के बाद इतना बड़ा मोबिलाइजेशन मतलब ये होता है कि अपने पीस स्टेशन से, स्टैटिक फॉर्मेशन स्टेशन से जितने भी ये 8 लाख सैनिक थे वो पूरे के पूरे आगे की तरफ चले गए सीमा पर, और ऐसी जगह पे जाके बैठ गए जहाँ से वो पाकिस्तान पर तुरंत हमला कर सकते थे जब भी सरकार उनको अनुमति देती। राइट। तो इसीलिए इसको मोबिलाइजेशन कहा जाता है। तो हजारों ट्रक्स, रेलवे रेक्स, रोलिंग स्टॉक जिसको कहते हैं, इसका इस्तेमाल किया गया। टैंक्स को मूव किया गया, आर्मर्ड पर्सनल कैरियर्स, आर्टिलरी, ये आपके लड़ाकू जहाज, सब जाके आगे बैठ गए। तो लॉन्च के लिए तैयार मतलब लॉन्च, मोबिलाइज हो गया, लॉन्च के लिए तैयार कि अभी कभी भी पाकिस्तान पर हमला हो सकता है जी। तो उसमें कम से कम 3 सप्ताह लगे ये पूरी तरह से उनको मोबिलाइज करना। उनको इतना ज्यादा टाइम क्यों लगा? यही एक प्रॉब्लम था जो बाद में समझ में आया कि जो भारत के 3 स्ट्राइक कोर हैं आर्मी के,
1 जो मथुरा में है, 2 जो अंबाला में है और 21 जो भोपाल में हेडक्वार्टर है। इनके जो फॉर्मेशंस थे वो काफी पीछे थे सीमा से। और इनको ट्रैवल करना सीमा की तरफ, पाकिस्तान सीमा की तरफ, पूरी अपनी सामग्री ले जाना, अपने हथियार, गोला बारूद, लोगों का टेंटेज, रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, सब करने में पूरी तरह से पोजीशन में आने के लिए 3 सप्ताह लग गए, जिसका पूरा मकसद जो था मोबिलाइजेशन का वो एक तरह से वो खत्म हो गया। क्योंकि उसमें ऐसा एक सिग्नल देना था पाकिस्तान को कि हम तुरंत आपके ऊपर हमला करने वाले हैं और आप अब बच नहीं सकते हो। पर ये 3 सप्ताह लेने के बाद तब तक बाकी जो बड़े देश थे, अमेरिका था, रूस था, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, सब लोग आ गए और कहने लगे नहीं नहीं, आप दोनों न्यूक्लियर आर्म नेशंस हो और ये दुनिया के लिए बहुत बड़ा खतरा है। तो फिर वो मीडिएशन एफर्ट्स शुरू हो गए। पर ऑपरेशन पराक्रम तो चल ही रहा था। तो पहले 1 महीने में जब ये नहीं हुआ तो फिर लोग बैठे रहे वहीं पे हाई अलर्ट पे। फिर मई 2002 में एक हमला हुआ कालूचक नाम के आर्मी कैंटोनमेंट पे, जम्मू रीजन में, जहाँ पे सैनिकों के परिवारों को टारगेट किया गया। बच्चे, बूढ़े, महिलाएं और कुछ सीनियर ऑफिसर्स उसमें मारे गए। 38 से ज्यादा लोग मारे गए। तब लगा कि अब युद्ध शुरू हो जाएगा, अब ये जंग शुरू होने जा रही है और भारत बिल्कुल पाकिस्तान में घुस जाएगा और घुस के मारेगा पाकिस्तान को। वो भी नहीं हुआ। तब फिर लोगों को काफी मायूसी हुई लोगों में, और जब जाके लोगों ने कहा कि नहीं, ये सही नहीं हुआ, इसमें से काफी शिक्षा मिली लोगों को, डॉक्ट्रिन के बारे में, स्ट्रेटेजी के बारे में, टैक्टिक्स के बारे में। और अटल बिहारी वाजपेयी जो प्रधानमंत्री थे, उन्होंने ये कहा, जस्टिफाई किया कि हमने जंग इसलिए नहीं छेड़ी कि जंग किसी के हित में नहीं थी। हमारी इकोनॉमी जस्ट अभी शुरुआत कर रही थी अच्छी होने में, स्ट्रांग होने में, और पाकिस्तान को तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है, वो ऐसे भी गरीब देश था और वैसे भी उसकी इकोनॉमी ठीक नहीं थी। पर भारत एक ऐसे कगार पर था कि जो एक वाइब्रेंट इकोनॉमी उसकी बनेगी। लिबरलाइजेशन के 10 साल बाद वो था, और काफी उम्मीदें थी लोगों को कि अब भारत जाके बड़ा मार्केट बन गया है, बड़ा लिबरलाइज्ड देश हो गया है, इकोनॉमी अच्छी हो रही है। तो उन्होंने वो एक बड़ा प्रश्न जो था उनके मन में, उसका उत्तर दिया, नहीं रिवेंज लेने के लिए या उसका कोई बदला लेने के लिए उन्होंने आर्मी को या नेवी को उसको अलाउ किया। नितिन, मैं यहाँ पे ये जो इनडिसाइसिवनेस है, 3 हफ्ते तो लग गए, ये तो अपने आप में बहुत एक वीक पॉइंट है। उसके बाद भी ये कालूचक के अटैक के बाद आपने कहा कि कुछ नहीं। मैं कंपेयर करूंगी इसको उरी के इंसिडेंट के साथ, कि हमने तुरंत जाके एक, जिसको सर्जिकल स्ट्राइक कहा जाता है, एक बहुत ही लिमिटेड एक एरिया पे। तो क्या उस समय का इंटेलिजेंस, अगर इंटेलिजेंस हमारा स्ट्रांग होता, कि अगर हमें पता होता कि जैश ए मोहम्मद या लश्कर ए तैयबा के कैंप्स यहाँ पर हैं एग्जैक्टली, तो वहां पे जाके हम स्ट्राइक करके आ सकते थे? क्या ये हो सकता था? बिल्कुल हो सकता था। और इनिशियल प्लान में यही था कि पाकिस्तान के जो पॉपुलेटेड एरियाज हैं, जो जनसंख्या वाले इलाके हैं, भारी जनसंख्या वाले इलाके, उस पे हमला नहीं होगा। सिविलियंस हैं, टेररिस्ट कैंप को टारगेट करेंगे जो जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा के हैं, और उसको पिन पॉइंटेड अटैक करेंगे। उसके लिए अगर फिर पाकिस्तानी सेना अगर उसको रेजिस्ट करती है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करती है, तो उनको भी फिर टारगेट करेंगे। ये कर सकते थे। पर वही था कि उस समय भारत इतना कॉन्फिडेंट नहीं था, और जो नेतृत्व था उस समय, वाजपेयी जी का नेतृत्व जो था, वाजपेयी जी जो थे वो शांति में विश्वास रखते थे। मैं ये नहीं कहता हूँ कि अभी नरेंद्र मोदी या अभी की सरकार शांति में विश्वास नहीं रखती है, पर उन्होंने कहा कि ये पिछले 20-25 सालों से, उरी की बात आपने कही, उरी जब हुआ तो मैंने देखा कि वो हमेशा पाकिस्तान ये करके बच निकलता है, ऐसा एक आउटरेजियस अटैक करके। तो उसको कहीं ना कहीं मैसेज जाना पड़ेगा, सबक सिखाना पड़ेगा, भले ही वो 3 महीने के लिए ही बिहेव करे, उसके बाद फिर से शुरू करे, पर ये जरूरी था वो करना। तो जब उरी के बदले में जब सर्जिकल स्ट्राइक प्लानिंग हुई, तो उसमें पर्सनालिटी की बात आती है, लीडर के। तो उसमें भी खतरा था। कुछ हमारे सैनिक वहां पकड़े जा सकते थे, कोई मारे जा सकते थे, तो पॉलिटिकल कैपिटल खत्म हो जाता प्राइम मिनिस्टर मोदी का। पर उन्होंने कहा कि ये करना पड़ेगा,
और उनको साथ दिया गया आर्मी की तरफ से, NSA अजीत डोभाल की तरफ से, और वो रिस्क लेके वो ऑपरेशन हो गया। उसके बाद भी पाकिस्तान 2-3 महीने तक बिहेव करता रहा, बाज नहीं आया। उसके बाद फिर से पुलवामा हुआ। पुलवामा के बाद पहली बार 1971 के बाद लड़ाकू जहाज पाकिस्तान के इलाके में गए, एयर स्पेस में जाके उनके ऊपर हमला किया। वो भी एक रिस्क था, अगर एक आध लड़ाकू जहाज वो गिर जाता तो फिर बड़ी उस पर होती। वैसे भी नौबत आ गई थी, जब अभिनंदन को पकड़ा गया तो बड़ा आउटरीच हुआ। फिर पाकिस्तान को धमकाया गया कि अगर उसको नहीं छोड़ोगे तो हम मिसाइल अटैक लॉन्च करेंगे। तो ये इंडिया पाकिस्तान डायनेमिक जो है ये चलता रहेगा। और ये एक किताब है यहाँ पे, 4 क्राइसिस एंड पीस प्रोसेस। इसमें ऑपरेशन पराक्रम के लेसन्स के बारे में काफी चर्चा है, लिखा है दोनों तरफ से, इंडिया पाकिस्तान की तरफ से। पराक्रम खत्म कब हुआ? पराक्रम फाइनली फिर जब उसका कोई इफेक्ट, वो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स जिसको कहते हैं, कि इतने लोगों को आपने वहां तैनात करके रखा है पर उसका कोई फायदा हो नहीं रहा है। हाई अलर्ट में वो लोग भी थक जाते हैं, लोग थक जाते हैं। और देखिए इस हाई अलर्ट में विदाउट फायरिंग अ सिंगल शॉट 800 भारतीय सैनिक मारे गए अलग अलग घटनाओं में, एक्सीडेंट, इंसिडेंट्स, माइन ब्लास्टिंग या माइन क्लियरेंस में। उसमें वेयर एंड टेयर हुआ, आपके टैंक्स की जो मरम्मत करनी पड़ी बहुत ज्यादा। तो काफी चीजें उसमें नुकसान हुआ भारत को। तब अक्टूबर 2002 में उसको कॉल ऑफ किया गया, 10 महीने बाद। और फिर उसमें से आप जो डॉक्ट्रिन की बात कर रहे थे, मैं कह रहा था कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन जो हुआ, उसके बाद उसकी पैदाइश हुई कि फिर भारतीय सेना ने कहा कि हमें अगर 3 सप्ताह लगते हैं हमारा स्ट्राइक कोर मोबिलाइज करने के लिए तो उसको कोई फायदा नहीं है। Absolutely. तो फिर उसमें से उन्होंने कुछ ऐसे स्ट्राइक एलिमेंट्स निकाले जो डिविजनल साइज के, मतलब 20,000 लोगों के या 10,000 लोगों के, वो स्विफ्टली 2 दिन के अंदर अंदर, 3 दिन के अंदर अंदर पाकिस्तान में घुस जाएंगे, उनको नेस्तनाबूद कर देंगे कुछ ठिकानों को और कब्जा करके बैठ जाएंगे। फिर बाकी लोग आते रहेंगे। ऐसी एक डॉक्ट्रिन, कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन जिसको कहते हैं। जैसे कोल्ड स्टार्ट इसलिए कहा जाता है कि आपकी गाड़ी अगर खड़ी है और आपको अगर तुरंत भागना है, कहीं हॉस्पिटल ले जाना है किसी को, तो जैसे ही आप इग्निशन की ऑन करते हो वो गाड़ी शुरू होनी चाहिए और तुरंत जानी चाहिए। right. तो उसी का एक उदाहरण है कोल्ड स्टार्ट, कि अगर कल को कोई हमला होता है, आउटरेजियस टेररिस्ट अटैक होता है, कोई असैसिनेशन होता है किसी का, तो उस समय 1 या 2 या 3 फॉर्मेशंस ऐसे रेडी होनी चाहिए हमेशा, जो विद इन 24 आवर्स पाकिस्तान की तरफ मूव कर जाए, कूच कर जाए और पाकिस्तान में जाके हमला करे। ये कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन के जो जन्म हुआ वो इस असफलता के बाद हुआ, जो ऑपरेशन पराक्रम में हुआ उस समय। तो काफी टेंस वो साल था 2001-2002। क्या आपको लगता है कि अगर हम उस समय कुछ कर पाते तो आज इंडिया और पाकिस्तान का जो डायनामिक्स है वो उसमें कोई बदलाव बिल्कुल आता? क्योंकि देखिए वो 2001 में हमने वहां तक जाकर हमने हमला नहीं किया। फिर तब तक उसके बाद 2003 में एक हमला हुआ, फिर 2003 में मुंबई में लोकल्स के ऊपर अटैक हुआ, लोकल ट्रेन के ऊपर। फिर 2008 में मुंबई अटैक हुआ, 26/11 हुआ। ऐसे करते रहे तो पाकिस्तान और ज्यादा ब्रेजन हो गया, ज्यादा बोल्ड हो गया कि उसने देखा कि भारत कुछ नहीं करता है। तो आपको लगता है कि ये सर्जिकल स्ट्राइक के बाद कम हुआ है? कम हुआ है। अब देखिए अभी टेररिस्ट स्ट्राइक टचवुड 2014 के बाद एक जम्मू कश्मीर और 1 या 2 मेरे ख्याल से पठानकोट और गुरदासपुर छोड़ के पंजाब में टेररिस्ट अटैक किसी भी बड़े शहर में भारत के होने नहीं दिए गए हैं सरकार की तरफ से। हाँ, छोटे मोटे वो यहाँ वहाँ अटैक हुए हैं जम्मू कश्मीर में या पंजाब में, पर ये एक बहुत बड़ी सफलता है क्योंकि इसमें सिर्फ पाकिस्तान को डरा धमका के हमने रोक नहीं दिया है, इसमें इंटेलिजेंस का भी हाथ है। बिल्कुल, ये सब कोऑर्डिनेटेड चल रहा है और इसीलिए वायलेशन ऑफ सीजफायर भी कम हो गया है जो पहले होता था। और 2003 में ये ऑपरेशन पराक्रम का और एक फॉल आउट था कि जनरल मुशर्रफ जो उस समय राष्ट्रपति थे पाकिस्तान के, उन्होंने एक पब्लिक एश्योरेंस दिया एक टेलीकास्ट करके अपना स्पीच कि हम अपनी ज़मीन, अपनी धरती इस्तेमाल करने नहीं देंगे भारत के खिलाफ। और फिर एक सीज फायर भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ नवंबर 2003 में। वो 2-3 साल तक चलता रहा अच्छा से, फिर उसके बाद अब अपवाद ही है ऐसा जब वो उसको ऑब्जर्व किया जाता है। सिर्फ एक सियाचिन में दोनों के बीच अभी भी फायरिंग 2003 नवंबर के बाद नहीं हुई है और वहाँ काफ़ी शांति है।
वो एक उसका एक सक्सेस आप कह सकते हैं। पर ये जो डायनेमिक है और ऑपरेशन पराक्रम की जो कुछ शिक्षा भारतीय सेना ने, तीनों अंगों ने जो ली है, उसमें यही है कि कोई भी देश आपके ताकत को डरता है, या आपकी ताकत, सिर्फ आपकी ताकत होना ये मतलब ताकत है आपके पास और ये जरूरी है ताकत होना, पर उसको, उस ताकत को अगर आप सही तरह से और सही समय पर इस्तेमाल नहीं करते हो तो उस ताकत का कोई फायदा नहीं है। तो ये उरी में दिखाया गया या बालाकोट में दिखाया गया। आपने इतने सैनिक आपने पाल रखे हैं, अपने उनको आप ट्रेन करते हो, उनको आप पैसे देते हो, उनको हथियार देते हो, अगर उसका आप इस्तेमाल करने का आपके पास जिगर नहीं है और अगर आपके पास उतना डेयरिंग नहीं है, तो उस सेना का कोई महत्व नहीं है। ये एक नया आयाम अभी करंट जो डिस्पेंसेशन है इसमें ये है, एक थिंकिंग है कि हम किस लिए इतना खर्च करते हैं सेनाओं पे, अपने सिक्योरिटी फोर्सेस पे। अगर आप उसको, आपके पास हिंदी सिनेमा में डायलॉग्स बोलते हैं कि जिगरा अगर नहीं है तो उसका क्या फायदा है इतनी बड़ी सेना का। जी, 20 साल बाद एक मूवी का भी नाम है ना? बिल्कुल। तो बहुत सारी सीख मिला है भारतीय डिस्पेंसेशन को, सरकार को और डेफिनेटली मिलिट्री को, कि अगर ऐसा कुछ होता है तो हाँ, अगर डिप्लॉयमेंट में 3 हफ्ते लग गए तो फिर फायदा ही नहीं है। बिल्कुल। तो आई एम श्योर कि अभी हालात वैसे है नहीं जैसे हमने दिखा भी दिया है। इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी हमने दिखा दिया है कि हम चुप नहीं बैठेंगे। तो चीन के खिलाफ इतना बड़ा जो मोबिलाइजेशन हुआ, बिल्कुल, स्विफ्ट, उसी का वही एक बड़ा उदाहरण है कि कैसे बदली है चीजें बदली है। लेकिन इसी की वजह से याद रखना बहुत जरूरी है कि 20 साल पहले 13 दिसंबर को जो इतना बड़ा हमला हुआ हमारे लोगों पे, हमारे संसद पे। तो थैंक यू सो मच। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये शो पसंद आया। थैंक यू नितिन, हमें ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव देने के लिए। आप सबको हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स दिख रहे होंगे आपके स्क्रीन्स पे। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, कमेंट्स भेजिए, फीडबैक भेजिए और हम मिलेंगे अगले हफ्ते। थैंक यू।